Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वंस अगेन। एसएससी के स्पीड टेस्ट नंबर 42B में एक बार फिर से आपका स्वागत है। लास्ट टाइम हमने 41B डिस्कस किया था और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 42B। और 42B का जो ये सेशन है बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही धमाकेदार सेशन होगा। मुझे उम्मीद है कि आज मेरे प्यारे बच्चे इस रिकॉर्डिंग लेक्चर को अच्छे से आप ध्यान देंगे और देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज आपके सामने मैं सबसे पहला क्वेश्चन जो लेकर आया हूं, जो मेरा पहला क्वेश्चन है कि हु हैज़ रिसेंटली डेवलप्ड द नवभारत डिवाइस विद द सेफ्टी ऑफ द फिशरमैन। नवमित्र उपकरण करके है। हाल ही में मछुआरों की सुरक्षा के लिए नवमित्र उपकरण, ठीक है, नवमित्र उपकरण किसने विकसित किया है? हाल ही में मछुआरों की सुरक्षा के लिए नवमित्र उपकरण किसने विकसित किया है? एचएल ने, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने, इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, या भेल ने, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड ने। तो अगर हम बात करें, एक नवमित्र है, नवमित्रा है, बात करते हैं किसकी हम? नवमित्रा की। तो अभी जो नवमित्र नाम का एक डिवाइस है, नवमित्र, नवमित्र एक योजक डिवाइस है, युक्ति आप इसे कह सकते हो, युक्ति, एक युक्ति है और इसको भी डेवलप किया है किसने? इसरो ने। तो इसका जो सही आंसर है बेटा वो क्या है? इसरो है। इसरो ने अभी इसको डेवलप किया है। आइए थोड़ा इसरो के बारे में हम लोग समझते हैं, इसरो क्या है और इसरो कब से हमारे देश पे काम कर रहा है, थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। नवमित्र नवमित्र एक युक्ति है जिसको इसरो ने डेवलप किया है। इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका पार्ट है एक। इसका जन्म हुआ था 15 अगस्त 1969 को, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, और इन्होंने मछुआरों की सुरक्षा के लिए नवमित्र डिवाइस बनाया है। डिवाइस बनाया है इसरो इज द करेक्ट आंसर। तो प्यारे मित्रों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या था? इसरो था। जो भी बच्चे हमारे इसरो के साथ में गए थे उन सभी का बिल्कुल सही है। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो आपके सम्मुख आ चुका है बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हाल ही में चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर स्थान की पुष्टि की है। Recently, the Chandrayaan 3 Pragyan rover has confirmed the location of the South Pole on Moon. सल्फर, कॉपर, यूरेनियम या फिर सिल्वर। तो सल्फर की पुष्टि की है। अभी क्या पुष्टि की है? सल्फर की। समझिए, हमारे पृथ्वी से चंद्रमा की बात करें, पृथ्वी से चंद्रमा की बात करें तो अभी आपने देखा था कि लास्ट जो है अगस्त मंथ में चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग की गई थी और जो लगभग 23 दिनों में अपनी कक्षा से पहुंचा था चंद्रमा, मून। तो चंद्रमा का जो दक्षिणी ध्रुव है, साउथ पोल, यहाँ पे चंद्रयान 3 को उतारा गया, जिसने वहां पर सल्फर होने की पुष्टि की है। सल्फर प्रतीक एस है, एटॉमिक नंबर 16 होता है, ठीक है। ये तो इसका जो आंसर है वो ए है। ए इसका क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है प्यारे बच्चों। ए क्या है? इसका करेक्ट आंसर है।
अब ये जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आ गया हमारे सामने। रिसेंटली विच स्टेट भद्रवाह राजमा एंड रामजन सुलाई हनी हैव गॉट द जीआई टैग। हाल ही में किस राज्य ने भद्रवाह राजमा और रामबन सुलाई शहद को जीआई टैग मिला है? बात समझे, भद्रवाह राजमा की बात की जा रही है, ये खाने के उत्पाद हैं, और रामबन सुलाई की बात की गई है, ये शहद है जिसे जीआई टैग दिया गया है। और ये जीआई टैग कब दिया है? हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में, मध्य प्रदेश में या कर्नाटक में? तो रिसेंटली किसे दिया गया है? तो इसे जम्मू और कश्मीर में दिया गया है। आइए एक बार समझ लेते हैं। ये इस तरह से कुछ जम्मू और कश्मीर का मैप है या नक्शा उसका कुछ इस तरह से है, हम देख पाते हैं ऐसे। जीआई का मतलब होता है जो एक ग्लोबल इंडेक्स है, ज्योग्राफिकल इंडेक्स है। ये करता क्या है कि यहाँ के राजमा को, राजमा कौन सा राज? भद्रवाह राजमा, भद्रवाह राजमा एंड रामबन सुलई, ये उत्पाद है जिसको ग्लोबल आइडेंटिफिकेशन के पार्ट में रखा गया है, जीआई टैग में रखा गया है। तो जम्मू और कश्मीर जो है इसका करेक्ट और बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। विच सिटी सिक्योर द टॉप पोजीशन इन द स्वच्छ युवा सर्वेक्षण 2023 for the city which of the population exceeding the 10 lakh of the conduct in the Central Pollution Control Board। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आयोजित 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में किस शहर ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? इसके लिए तो एक ही सिटी है, इंदौर, जहां सलमान खान का जन्म हुआ था। प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भाई देखिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है वो ये दिखाता है AQI, मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स। क्या होता है इसका मतलब? एयर क्वालिटी इंडेक्स एक इस तरह का पैरामीटर होता है जिसमें 1 से लेके 500 तक पैमाने बने होते हैं, और इस तरह की चीज़ें होती हैं जो ये बताता है कि कहाँ पे कितना प्रदूषण है। तो इस आधार पे अगर हम कहें तो सबसे कम जो है पॉल्यूटेड जो है वो क्या है? इंदौर है। तो स्वच्छता के नाम पे 10 लाख से अधिक आबादी होते हुए भी एक स्वच्छता का स्थान रखे है या बनाए हुए है, और ये जो शहर है वो इंदौर है, और इंदौर मध्य प्रदेश की एक क्या है? सिटी है। ये स्वच्छता में जो है शीर्ष स्थान पर है, और AQI का मैंने भी फुल फॉर्म आपको बताया है, ये एयर क्वालिटी इंडेक्स है, ये एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक, ये है। तो केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड द्वारा आयोजित 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में शीर्ष स्थान पर रहने वाला जो जिला है वो इंदौर सिटी है। इसका सही आंसर इंदौर है। देखिए मित्रों, जो सही आंसर आपको मिला है वो क्या है? इंदौर है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। इंदौर इज अ करेक्ट आंसर। इंदौर सिटी जो है इसके लिए बिल्कुल सही और बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है आपका। Which of the following rating has been Reserve Bank of India Governor Shaktikant Das received the Global Finance Central Banker Report Cards 2023। ग्लोबल फाइनेंस के सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को निम्नलिखित में से कौन सी रेटिंग प्राप्त हुई है? तो ध्यान देते हैं यहाँ पे, ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023 के हिसाब से अभी A+ रैंक प्राप्त हुआ है शक्तिकांत दास को। कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? शक्तिकांत दास को A+ रैंक पास हुआ है। A+ जो है ये रैंक मिली है शक्तिकांत दास को। तो मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या है? A+।
ए प्लस इज द करेक्ट आंसर है। शक्तिकांत दास एज अ गवर्नर ऑफ आरबीआई, इस समय आरबीआई के हमारे गवर्नर हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अगर हम कहें तो ये 1934 में हमारे देश में आया था, और 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा इसको जो है पास कर दिया गया था। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, और ये हिल्टन यंग कमेटी के आधार पे आरबीआई की स्थापना की गई थी, और इस समय शक्तिकांत दास जी जो है आरबीआई के हेड गवर्नर है या प्रमुख है। आरबीआई का मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। ठीक है, एक अगला प्रश्न हमारा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक राज्यों से सीमा को छूता है। Which Indian state touch the border of the maximum state? मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। सो इसका करेक्ट आंसर जो है बच्चों वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश 9 राज्यों को टच करता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश है। आइए थोड़ा इसको एक्सप्लेन में हम एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं कैसे रहेगा ये। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लायक है ये बेटा क्वेश्चन। ये अब आप ये देख रहे हैं कि ये इस तरह से हमारा उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में जो सबसे ऊपर का ये जो क्षेत्र है ये टच करता है हिमाचल प्रदेश को। इधर से ये जो रीजन है वो टच करता है हरियाणा को। ये है दिल्ली, यहाँ भी हरियाणा है, हरियाणा। यहाँ से राजस्थान की बाउंड्री लगती है, इधर से एमपी की बाउंड्री लगती है, यहाँ भी एमपी की बाउंड्री है, यहाँ झारखंड की बाउंड्री, छत्तीसगढ़ की बाउंड्री, बिहार की बाउंड्री। तो ये कुछ इतने हैं। आइए थोड़ा काउंट करते हैं इनको हम लोग एक बार। और हाँ, अगर यहाँ पे देख लें तो ये उत्तराखंड की बाउंड्री, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, टोटल 9 स्टेट आप देख रहे हैं। अगर यूनियन टेरिटरी दिल्ली को मिला दें, यूनियन टेरिटरी, तो टोटल 9 राज्य जो हैं वो टच कर रहे हैं। कितने हैं? 9 राज्य। तो 9 राज्य टच कर रहे हैं, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो 9 हो जाएगा। उत्तर प्रदेश जो है मित्रों वो बिल्कुल सही है। असम 8 राज्यों से बनाता है सीमा, ये लगभग 7 से। छत्तीसगढ़ 5 राज्यों से सीमा बनाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? उत्तर प्रदेश है। मित्रों उत्तर प्रदेश ही इसका करेक्ट आंसर है, और मुझे उम्मीद है, देखिए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको मिल रहा है उत्तर प्रदेश। तो यूपी जो है बिल्कुल सही आंसर है, यूपी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अब एक अगला क्वेश्चन हमारा आया है, द ऑर्डर ऑफ द लेयर एटमॉस्फेरिक अपवर्ड द बिलो इज। वायुमंडल में नीचे से ऊपर की ओर परतों का क्रम क्या है? द ऑर्डर ऑफ द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेरिक अपवर्ड फ्रॉम द बिलो टू अबव कंडीशन। तो इसको हम थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करते हैं मित्रों। आप देखेंगे कैसे है। अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे हमारी पृथ्वी है, यहाँ हमारी अर्थ है, जो आपको दिख रहा है ऐसे अर्थ। अब ऐसे अगर देख लें 1, 2, 3, 4, जैसे ये ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आयनोस्फेयर, और ऊपर आ जाते हैं यहाँ पे एक्सोस्फेयर। तो सबसे पहले ट्रोपो हो जाएगा, ट्रोपो फर्स्ट हो गया, ठीक है। स्ट्रेटो सेकंड हो गया, मीजो है ही नहीं इसमें। अच्छा मीजो नहीं है तो मीजो को यहाँ रख ले, मान लो बीच में एक और हो जाएगा मीजोस्फेयर। फिर आयनो भी है, एक्सो भी है। तो बेटा पहला वाला जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि और यहाँ देखो स्ट्रेटो का दिख रहा है वो जो सही नहीं है, आयनो सही नहीं है, एक्सो सही नहीं है, तो फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर है। तो प्यारे बच्चों मित्रों जो पहला है वो बिल्कुल सही है। आप क्रम देख पा रहे हैं यहाँ पे, ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटो है, मीजो है, आयनो है और एक्सो है, यही क्रम है बिल्कुल सही। तो इस हिसाब से जो है देखें तो
क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो इसमें जो पहला आंसर है, देखिए फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर मित्रों। जो पहला था वो बिल्कुल सही आंसर था और मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, एकदम अच्छे से एकदम क्लियर हो रहा है आप सबको अच्छे से यहाँ पे बच्चों। तो ये जो है बिल्कुल सही है और सटीक है। अब आपके सामने हमारा एक अगला क्वेश्चन आया है और अगला क्वेश्चन इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे क्या है ये क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है मेक इन इंडिया स्कीम कवर हाउ मैनी इकोनॉमिक सेक्टर ऑफ इंडिया। भारत सरकार माननीय श्री नरेंद्र मोदी भारत देश के प्रधानमंत्री के द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई, चलाई गई थी, इसका नाम था मेक इन इंडिया। आओ भारत को बनाएंगे, क्या है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया मतलब भारत का निर्माण कैसे करेंगे। तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम में आपने देखा है कि कितने आर्थिक क्षेत्रों को ये कवर करता है। ऑप्शन है 25 इकोनॉमिक सेक्टर है, 20 इकोनॉमिक सेक्टर हैं, 54 इकोनॉमिक सेक्टर हैं या 45 इकोनॉमिक सेक्टर हैं। तो मेक इन इंडिया, ठीक है, इसमें जो सही आंसर है वो है 25 इकोनॉमिक सेक्टर हैं। कितने हैं? 25। मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया भारत निर्माण की बात करें तो 25 जो है आर्थिक क्षेत्र हैं, आर्थिक क्षेत्र हैं। इतने क्षेत्रों को भारत में विकास के पथ पे आगे अग्रसर करने के लिए बात कही गई है। तो 25 क्षेत्रों को इसमें जोड़ने की बात हुई है और इन 25 क्षेत्रों को हम इसमें क्या करेंगे, जोड़ पाएंगे और इनके स्कीम्स में इनको लेकर हम आगे भी बढ़ पाएंगे और इनको हम आगे से देख समझ पाएंगे। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन खोने की प्रक्रिया को कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ द लूजिंग द इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन कहलाता है इस तरह का क्रम। रसायन विज्ञान की अगर हम बात करते हैं तो रसायन विज्ञान में ऐसे चरण को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। आइए थोड़ा सा इसको हम समझते हैं। जैसे अगर हम मान लें जैसे जल है, वाटर है, हमको पता है कि वाटर में ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है। अगर कभी ऑक्सीजन मतलब जल को गर्म कर दिया जाए तो इसमें H आयन प्लस OH आयन के रूप में निकलेंगे। अब होगा क्या कि अगर ध्यान से देखें तो OH एक क्या है, हाइड्रोक्सिल आयन है, हाइड्रोक्सिल आयन है, हाइड्रोक्सिल आयन है, आयन है। और अगर केवल कहीं ऑक्सीजन जो है लूज हो रही है या लूजिंग कंडीशन है तो वो कहलाता है ऑक्सीडेशन। क्या? ऑक्सीकरण इसे कहते हैं हिंदी में हम लोग, ऑक्सीजन का निकलना, ये कहलाता है ऑक्सीकरण। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। एक और एग्जांपल अगर समझ लें आप, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ये था, एक और एग्जांपल आप देखें तो जल्दी समझ में आएगा। जैसे मान लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेकर हम ग्लूकोज बना लें, C6H12O6 + 6O2। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ऑक्सीडेशन की पद्धति है और सनलाइट है, ऊपर क्या है, सनलाइट है और नीचे आप देख रहे हैं क्लोरोफिल है। क्या है? क्लोरोफिल है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं ये ग्लूकोज बन रहा है, ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड और ये वाटर बन रहा है। तो इस तरह से आप क्रम को समझ पा रहे हैं, क्रम को आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ भी ऑक्सीडेशन का ही एक प्रोसेस है, एक ऑक्सीडेशन का मेथड है जो दिख रहा है। अगला है मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो आइए समझते हैं हम लोग। अगर हम बात करते हैं असम की, कुछ इस तरह का है असम स्टेट, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को जोड़ता है और काफ़ी बड़ा स्टेट है और ये कम से कम लगभग वहाँ के 8 राज्यों के साथ में सीमा बनाता है, 8 राज्यों से सीमा बनाता है। अगर हम कहें कि कौन कौन से राजकीय या राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे हैं, राष्ट्रीय उद्यान यहाँ हैं, तो हम कुछ क्रम में आपको बताना चाहेंगे। जैसे अगर हम बात करें काजीरंगा, बच्चों कई बार आपने सुना होगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ है जो बहुत फेमस है। मानस राष्ट्रीय उद्यान है, काजीरंगा, मानस, नमेरी है, औरंग है, औरंग है। तो काजीरंगा, नमेरी, मानस, औरंग ये वहीं पर है। तो यहाँ जो की बात की गई है मानस की, तो मानस कहाँ मिलेगा? असम में मिलेगा, असम में। जैसे मिजोरम में मौलिंग वगैरह आपको मिलेगा, उत्तर प्रदेश में दुधवा है, इस तरह से है। तो ये औरंग जो है वहाँ मिलेगा, कहाँ? असम में।
अब काजीरंगा जैसे एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है काजीरंगा। तो ये काफ़ी पॉपुलर है वहाँ पे, और आप इसको समझ पा रहे होंगे मित्रों। मुझे उम्मीद है कि आप इसको जान पा रहे हैं अच्छे से। ठीक है, अब देखिए क्या आंसर था इसका, असम। असम इज द करेक्ट आंसर। तो प्यारे बच्चों, जो असम है वो क्या है? बिल्कुल सही आंसर है, असम इज द करेक्ट आंसर। अब आपके सामने हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो आ चुका है। विजुअल एंड इनविजुअल आइटम्स ऑफ द डेबिट एंड द क्रेडिट द पार्ट ऑफ। डेबिट और क्रेडिट का दृश्य और अदृश्य वस्तुएं किसका है? बीओपी का दिखता है भैया, बैलेंस ऑफ पेमेंट का। देखिए अगर हम बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की, अगर हम बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की, शॉर्ट में हम इसे कहते हैं बीओपी। क्या कहते हैं? बीओपी या बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में ही डेबिट एंड क्रेडिट अब अगर देखा जाए तो ये दोनों उस तरह के चलन के वैल्यू हैं जिसमें हमें पैसा या मुद्रा दिखती तो नहीं है, लेकिन फिर भी या तो वो डिडक्ट हो जाती है, या तो हमारे अकाउंट में पैसा आ जाता है, या तो फिर क्रेडिट होता है, डेबिट होता है, मतलब या तो पैसा कटता है तो पैसा आता है। तो ये जो पार्ट है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट है, जिसमें हम डेबिट मतलब कटना हो गया या घटना हो गया, और क्रेडिट का मतलब जुड़ना हो गया। ठीक है, और इसमें दृश्य और अदृश्य होती हैं, और वस्तुएं किसका हिस्सा है? बैलेंस ऑफ पेमेंट का हिस्सा है। तो ये एक प्रकार का इकोनॉमिक पार्ट का क्वेश्चन था, जिसमें आपने देखा बैलेंस ऑफ पेमेंट के पार्ट में डेबिट और क्रेडिट के वैल्यूज़ को, नोट को हम किस तरह से यूज़ करते हैं, कैसे हम उनको यूटिलाइज कर पाते हैं, इस बात को यहाँ पे समझाया गया है, इस बात को यहाँ पे बताया गया है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, बैलेंस ऑफ द ट्रेड, एनुअल बजट इज नॉट अ करेक्ट आंसर, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, एक विकास बैंक है जो मुख्य रूप से देश के ग्रामीण क्षेत्र पर ध्यान देती है। आइए ध्यान देते हैं। अगर हम बात करें मुख्य बैंक जो है, जो कि नाबार्ड है, क्या कह रहा है? विकास बैंक है जो मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र पे ध्यान देती है। जब भी ग्रामीण क्षेत्र आ जाए तो आपको सीधे नाबार्ड लगा देना है। तो थोड़ा नाबार्ड के बारे में हम लोग समझेंगे। नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये है इसका पूरा नाम। अब 12 जुलाई 1982 एडी को इस बैंक का निर्माण हुआ था। इसका निर्माण शिवरमन कमेटी के आधार पे हुआ था। शिवरमन कमेटी के आधार पे हुआ था, इसका निर्माण हुआ था। ये नाबार्ड में जो 100% शेयर है वो आरबीआई का है। आरबीआई का 100% इसमें शेयर है। और ये चूंकि देखिए नाम से ही आप जान गए, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए ही बनाई जाती है। तो मेन जो उद्देश्य है वो कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए है। तो यही इसका प्रमुख उद्देश्य है, और जो ये क्या करती है, नाबार्ड बनाती है। अच्छा, आईडीबीआई जो है ये 1964 में आई थी। ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया थी, इंडस्ट्री क्रेडिट डेवलपमेंट के लिए आई थी। आईसीआईसीआई 2012 के लगभग आई है। इसका उद्देश्य है इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है। इलाहाबाद बैंक ये भरोसे का प्रतीक है। ये भी तो इलाहाबाद बैंक जो है ये काफ़ी बाद में आया है। ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में पीएसबी सेक्टर की एक बैंक है, जो बड़ी लेवल की बैंक है ये भी। तो इसमें जो करेक्ट आंसर था आपका, वो आपका आंसर ए है। क्योंकि मैंने डिटेल भी आपको बताया प्यारे बच्चों, आपने डिटेल भी देखा और डिटेल की बातें आप समझ ही पा रहे हैं यहाँ पे अच्छे से। जो इसका सही आंसर है वो नाबार्ड था। नाबार्ड आपने देखा और आप नाबार्ड के बारे में बेहतरीन तरीके से समझ पाए हैं। मुझे उम्मीद है आपको इतनी बात अच्छे से आ गई होगी, इसमें आपको कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ब्रोकन विंग इज रिटन बाय।
बड़ा फंटास्टिक नेम ऑफ द बुक इज हियर। ब्रोकन विंग इज रिटन बाय ब्रोकन बुक, एक विंग एक बुक है जो किसके द्वारा लिखी गई है? खालिल गिब्रान द्वारा, मैरी एलिस जिहाद द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा, जलालुद्दीन मोहम्मद बिन रूमी द्वारा। तो इस जो ब्रोकन विंग है ये खालिद गिब्रान के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, ये ब्रोकन बुक जो है ये खालिल गिब्रान ने लिखी है। इस बुक को किसने लिखा है? खालिल गिब्रान ने ये बुक लिखी है। क्या है? बहुत ही अच्छा नाम है, ब्रोकन विंग। ब्रोकन विंग इन्होंने लिखी है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर आपका ए है वो बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन इस बार है। एफडीआई तो बेसिकली प्रमोट, एफडीआई मूलतः किसको बढ़ावा देता है? इकोनॉमिक ग्रोथ को, ग्लोबल पीस को, फंडामेंटल राइट को, पॉवर्टी इन इंडिया को। तो इसका जो सही आंसर है प्यारे बच्चों, इकोनॉमिक ग्रोथ को देता है। एफडीआई माने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, सिंपल सी बात है, आप जान रहे हैं। एफडीआई की अगर हम बात करें बेटा, तो एफडीआई क्या है? एफडीआई क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है जो हमेशा क्या करता है? इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है? इकोनॉमिक ग्रोथ करता है, और इकोनॉमिक ग्रोथ को ही ये बढ़ावा देता है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ग्रोथ अगर करता है कोई, तो वो किसको बढ़ावा दे रहा है? वो इकोनॉमिक को। ग्लोबल पीस से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे भाई, हमें कोई विश्व की शांति, विश्व में झगड़ा विवाद फसाद से कोई मतलब नहीं है। फंडामेंटल राइट की भी कोई विशेष इसमें कोई बातचीत नहीं की गई, उसका भी कोई विशेष मतलब यहाँ पे नहीं है। पॉवर्टी इन इकोनॉमी ऐसा भी कुछ नहीं है, पॉवर्टी इन कंट्री ऐसा कुछ नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बिल्कुल फर्स्ट वाला है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है बिल्कुल सही आंसर है। अब एक अगला क्वेश्चन हमारे सामने है आपका, जो बहुत ही बेहतरीन और अच्छा क्वेश्चन है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में मान्यता दी गई है? विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट गॉट द कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द पंचायती राज सिस्टम? तो आइए समझते हैं। इसके लिए सबसे पहले अगर हम कहें तो हम आपसे ये कहें कि 73वां है इसमें भैया, साफ साफ 73वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 24 अप्रैल 1992। अब हर साल 24 अप्रैल का दिन हम पंचायत दिवस के रूप में मनाते हैं, पंचायती दिवस का ये दिन है। अच्छा, फिर समझिए, फिर ये है कि हमारे भारतीय संविधान की अगर हम अनुसूची की बात करें, तो अनुसूची संख्या 9 में 24 अप्रैल 1992 को 24 अप्रैल 1992 को पंचायत का दर्जा दिया गया, पंचायती राज का संवैधानिक दर्जा दिया गया है, संवैधानिक दर्जा दिया गया है। अच्छा, अगर अपने उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, मान लीजिए, तो हमारे उत्तर प्रदेश में बलवंत राय मेहता वाली त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था लागू है। पंचायती व्यवस्था लागू है। अब त्रिस्तरीय का मतलब क्या हम देख पाते हैं, जैसे जिला पंचायत है, ब्लॉक पंचायत है, क्षेत्र पंचायत है। तो ये 3 प्रकार की व्यवस्था है जो यहाँ पे बैक टू बैक लगी हुई है, और ये आप देख रहे हैं। तो इस हिसाब से आंसर नंबर बी इज़ अ करेक्ट आंसर। आई थिंक यू गॉट इट द वेरी इजीली। तो बी इज़ अ करेक्ट आंसर, बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो बी जो है वो बिल्कुल क्या है बच्चों, बिल्कुल सही और एकदम सही आंसर है। अब हम अपने एक अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कहता है? हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के तहत भारत सरकार की एक एजेंसी है? बहुत ही बेटर और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आइए थोड़ा इसके बारे में हम लोग समझते हैं। फिलहाल बच्चों मैं आपको बता दूं, जो इसका आंसर है वो MOSPI है, मैंने फर्स्ट वाला है। ठीक है, देखिए, अगर मैं कहूं 1951 में CSO का निर्माण किया गया। ठीक, अच्छा, इसका उद्देश्य होता है राष्ट्रीय आय की गणना करना।
राष्ट्रीय आय की गणना करना। और ये किसके लिए बना है? CSO माने सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस। बाद में फिर इसका नाम ऑर्गेनाइजेशन भी रखा गया ऐसे, ठीक है। अच्छा, हर साल पीसी महालनोबिस के जन्मदिन पे CSO डे हम लोग मनाते हैं 29 जून को। CSO डे, पीसी महालनोबिस। अच्छा, इसको किस डिपार्टमेंट में रखा गया है? MOSPI, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन डिपार्टमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन, हिंदी में कहते हैं सांख्यिकीय कार्यक्रम एवं क्रियान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार। सांख्यिकीय और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार, MOSPI डिपार्टमेंट। अब आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन आया है, गोदावरी रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम विच स्टेट? ये देखें, अगर हम बात करते हैं इस तरह से ऐसे, तो गोदावरी नदी महाराष्ट्र में त्र्यंबकम से निकलती है। त्र्यंबकम पठार, महाराष्ट्र में यह नदी निकलती है। और यह नदी महाराष्ट्र होते हुए छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में गिरती है ये नदी ऐसे। तो ये है गोदावरी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, 1465 किलोमीटर की लंबाई है। इसे वृद्ध गंगा भी कहा जाता है और त्र्यंबकम पठार से निकलती है। स्पेशली ये कह दे, ये नदी नासिक में बहती है। नासिक वही है जहाँ अंगूर की बहुत अच्छी खेती होती है। अंगूर की खेती होती है और उसे कहा जाता है, अंगूर की खेती को विटीकल्चर। कौन सा कल्चर है ये भैया? विटीकल्चर है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो प्यारे बच्चों, मैं समझता हूँ यहाँ तक का एक्सप्लेनेशन आपको बाकायदा एकदम अच्छे से क्लियर चल रहा है। बैक टू बैक बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत या कोई डाउट इसमें आपको नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। ओके, अभी नेक्स्ट देखें तो देखिए क्या इसका सही आंसर हमें मिल गया है, गोदावरी। गोदावरी का आंसर है महाराष्ट्र। अच्छा, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी अगर कहें तो यह तीनों महाराष्ट्र में ही हैं, और गोदावरी त्र्यंबकम से है, तो जो कृष्णा है वो महाबलेश्वर से है, और कावेरी ब्रह्मगिरी के ताल से है। गोदावरी की लंबाई 1465 किलोमीटर थी, तो कृष्णा की लंबाई 1400 किलोमीटर है, और कावेरी की लंबाई 805 किलोमीटर है। तो ये प्रमुख बातें थी जो मैंने अभी आपको बताई इससे जुड़ी हुई। अब आपके लिए हमारे पास अगला क्वेश्चन जो है, अ शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी पेपर इज कॉल्ड। एक अल्पकालिक सरकारी सुरक्षा पत्र को कहा जाता है लोकपाल बिल, ट्रेजरी बिल, शेयर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ऐसे को हम बोलते हैं ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल 0 से लेके 14 डेज या मैक्सिमम कह दें तो 365 दिन के अंदर में होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? ट्रेजरी बिल। अच्छा, ट्रेजरी को हम खजांची पत्र भी या खजांची पत्र भी कहते हैं। खजांची पत्र या बिल भी कहते हैं। ये कहलाता है ट्रेजरी बिल, और ये अल्पकालिक होता है। कैसा होता है? अल्पकालिक होता है ट्रेजरी बिल, अल्पकालिक होता है ये ट्रेजरी बिल। ओके, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार के साथ साथ भी शामिल है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 21 में जीवन का अधिकार है। जीवन माने भाई राइट टू लाइफ की बात यहाँ पे की गई है। राइट टू लाइफ की बात की गई है, जीवन जीने के अधिकार की बात की गई है। तो जीवन जीने के अधिकार में हेल्थ माने हमारा स्वास्थ्य भी आ जाता है। स्वास्थ्य है तो जीवन है। हेल्थ इज वेल्थ, वेल्थ इज लाइफ। यस, भोजन भी है भाई, बिना भोजन के स्वास्थ्य ही नहीं होगा, भोजन तो स्वास्थ्य है। पानी भी है, वाटर भी है, तो सब मूलभूत आवश्यकता है तभी स्वास्थ्य है। तो ऑल ऑफ सब सही है। ऑल इज करेक्ट प्यारे बच्चों, सभी सही है इसमें कोई भी गलती नहीं है, सब सही है। ऑल इज करेक्ट, डी इज द करेक्ट आंसर, सभी सही है इसमें। ठीक है,
भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 21 की बात करें, इन आर्टिकल नंबर 21 राइट टू लाइफ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो इंक्लूडेड द राइट टू फूड, राइट टू हेल्थ, राइट टू वाटर एंड ऑल ऑप्शन इज अ करेक्ट, एवरीथिंग इज करेक्ट, नथिंग इज रॉन्ग। ठीक है, अब हमारा जो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर द बिहार ऑफ कर्व आउट ऑफ द स्टेट एज अ बाल प्रेसिडेंसी, बाल प्रेसिडेंसी, बिहार किस वर्ष बाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर बना था? आइए देखें, अभी मैंने चूंकि लास्ट एसटी में मुझे याद है, मैं आपको एक बार बताया भी था बेटा कि बिहार जो है 22 मार्च 1912 को बाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर बिहार बना। तो 1912 जो है इसमें आपका ये करेक्ट आंसर है। तो प्यारे बच्चों, जो 1912 है, ए वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल आपका सही है, बिल्कुल एकदम करेक्ट है, सटीक है। अब हम, यस बिल्कुल करेक्ट आंसर हुआ, वेरी गुड, फर्स्ट इज अ करेक्ट आंसर। तो 1912 जो है ये बिल्कुल आपका सही है। मित्रों, अगला क्वेश्चन है द ग्रेवयार्ड ऑफ द रेड ब्लड सेल इज कॉल्ड, लाल रुधिर कणिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो इसे स्प्लीन को कहा जाता है, प्लीहा, इसे प्लीहा कहा जाता है, स्प्लीन, लीवर नहीं, बाइल नहीं। ये देखिए, अगर हम बात करते हैं इस तरह से हमारा लीवर का हिस्सा होता है, लीवर के हिस्से के नीचे जो होता है ऐसे लगा होता है हिस्सा, जिसे हम लोग कहते हैं स्प्लीन। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग स्प्लीन बोलते हैं। तो स्प्लीन ही क्या करता है, स्प्लीन प्लीहा। दरअसल बेटा होता ये है, स्प्लीन की बात करें, जैसे अगर जो शिशु, जैसे ये यकृत है, यकृत, जैसे शिशुओं में रक्त का निर्माण व शिशुओं में रक्त का निर्माण व रक्त का विनाश दोनों स्प्लीन में होता है। जबकि बड़ों की अगर हम बात करें, बड़े लोग जो हैं, जैसे हम सब मेच्योर है, तो हमारे बॉडी में जो ब्लड है, ब्लड में 3 प्रकार की सेल है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का है। अब आरबीसी का निर्माण होता है रेड बोन मैरो में और विनाश होता है कहाँ? स्प्लीन में। लेकिन शिशुओं में क्या होता है? इसका विनाश, देखो, निर्माण और विनाश दोनों कहाँ होता है? स्प्लीन में। इसीलिए इसे कब्रिस्तान कहा जाता है, या अंग्रेजी में ग्रेव यार्ड कहा जाता है। क्या कहते हैं? ग्रेव यार्ड कहा जाता है। तो ये हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। तो इसीलिए स्प्लीन इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। तो मैं समझता हूँ मेरे मित्रों, मेरे प्यारे बच्चों, आप यहाँ तक समझ पाए होंगे। यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं होगी, एकदम क्लियर है। यस, द फर्स्ट आंसर इज अ करेक्ट, स्प्लीन इज अ करेक्ट आंसर। अगली हम बात करते हैं, व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट एंड द जोवेन प्लैनेट। टेरेस्ट्रियल और जोवेन के बीच में क्या अंतर है? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट स्मॉल व्हाइल जोवेन इज आ लार्ज। पहली बात बिल्कुल सही है। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट इज अ विथ हाई डेंसिटी एंड जोवेन प्लैनेट इज अ लो डेंसिटी, वो बात भी सही है। सी बिल्कुल सही है। आइए देख लेते हैं। जैसे अगर हम समझते हैं, ये मान लीजिए सूर्य है। अब 1 2 3 4 प्लैनेट, फिर इसके बाद में हमारा एस्टेरॉयड बेल्ट है बीच में ऐसे करके, फिर 1 2 3 4 प्लैनेट है। अब ये 4 जो हैं ये हैं जोवियन, और ये जो 4 हैं ये हैं टेरेस्ट्रियल। तो अब इनके बीच में जो भी बातें लिखी हैं वो बिल्कुल सही हैं। जैसे अगर हम ये कहें तो ये है मरकरी, ये वीनस, ये अर्थ, और ये मार्स, ये जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। अब ये पूरा सिस्टम अगर बंद कर लें तो ये हमारा हो गया। अगर देखें तो इस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं क्या? मिल्की वे, ये सॉरी सोलर सिस्टम है ये हमारा। और इस सोलर सिस्टम के बाहर जो है वो हमारा प्लूटो है। वो क्या है? प्लूटो है। तो इसमें बोथ ए और बी जो बात बता रहे हैं वो दोनों बात बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है।
ए और बी दोनों सही है। टेरेस्ट्रियल काफ़ी छोटे होते हैं जबकि जोवियन काफ़ी बड़े होते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट में जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होती है जबकि जोवियन की डेंसिटी जो है वो बहुत ही लीज होती है, बहुत ही लो होती है। तो ए और बी ऑप्शन जो है वो दोनों सही हैं। मीन्स अब सी जो है वो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। अब एक और बात यहाँ पे कर रहे हैं हम लोगों की द्रव्यमान संख्या सदैव बराबर होती है, वो किसके बराबर होती है? सम ऑफ द प्रोटॉन न्यूट्रॉन नंबर। तो द्रव्यमान संख्या जो होती है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं के बराबर होता है बेटा। अगर हम ये कहें जिसका फॉर्मूला होता है Z इज इक्वल टू पी प्लस एन। यहाँ Z को कहा जाता है द्रव्यमान संख्या, और P से होता है प्रोटॉन और प्लस N से होता है न्यूट्रॉन। तो ये दोनों जो हैं ऐसे, ये दोनों सही हैं और द्रव्यमान। तो बिल्कुल आपका आंसर जो डी है वो बिल्कुल सही है प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही है। अगर हम कहें ऐसे नाभिक है, नाभिक न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस में ही हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और नाभिक के जो चारों ओर होते हैं वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। तो जेड होता है पी प्लस एन के बराबर। तो ये इस तरह की वैल्यू होती है। तो मैं समझता हूँ ये अब आपको एकदम क्लियर होगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आई होगी। नाउ वी आर कमिंग ऑन द क्वेश्चन नंबर 49। हम इस समय क्वेश्चन नंबर 49 पर हैं, ठीक है। आई मीन 24 पे हैं बेटा, ठीक है। अगर अपने क्रम से देखें, ब्लड परफॉर्म मैनी इंपॉर्टेंट फंक्शन विद इन द बॉडी इंक्लूडिंग। रक्त मानव शरीर के भीतर कई महत्वपूर्ण कार्य करता है जिनमें शामिल हैं सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू टिश्यू, बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है। रिमूवल द वेस्ट मटेरियल ऑफ सच एज अ कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया एंड द लैक्टिक एसिड। ये कार्बन डाइऑक्साइड को, लैक्टिक एसिड, यूरिया को बॉडी से अलग करता है, या बोथ ए और बी दोनों सही है। तो मुझे जहाँ तक लगता है इसका उम्मीद जो है ए और बी जो है दोनों सही दिखा रहा है बेटा, ये दोनों सही है, ठीक है। सबसे पहली बात तो जो ब्लड होता है, ब्लड में जैसे ही हीमोग्लोबिन मिलता है तो वो बन जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और वो हमारे बॉडी के हर एक सेल तक, सेल ऑफ ग्रुप ऑफ सेल बोले, ग्रुप ऑफ सेल टिश्यूज तक पहुंचता है। वेस्ट को और कार्बन डाइऑक्साइड को, यूरिया को, लैक्टिक एसिड को, इन चारों को बॉडी से क्या करता है? एक्सक्रिएट करता है, या इनका एक्सक्रिएशन करता है यहाँ से। तो बोथ ए और बी क्या है? दोनों सही है। इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो मुझे उम्मीद है हमारे प्यारे बच्चों को इतनी बात अच्छे से समझ में आ रही होगी, बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट करने का जो सही क्रम है वो क्या है? एक्सपेंडिचर मेथड है, वैल्यू एडेड मेथड है, इनकम मेथड है, या ऑल ऑफ अबव है? तो बिल्कुल आप समझ लीजिए। अगर हम इसको आदान समझें तो इसके लिए एक टर्म है जिसमें हम कहते हैं PIE, पी कह सकते हो, पी, जिसमें क्या होता है, हम एक को रखते हैं प्राइस का मतलब हो गया वैल्यू एडेड। क्या है? वैल्यू एडेड, ठीक। आई का मतलब हो गया इनकम, और ई का मतलब हो गया एक्सपेंडिचर। तो तीनों मेथड सही हैं। पाई इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ अबव इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ अबव इज द करेक्ट। तो इसमें बेटा तीनों सही हैं। मैंने अभी भी आपको चूंकि बताया था कि अगर हम बात करते हैं नेशनल इनकम, तो राष्ट्रीय आय वो आय होती है जो किसी भी देश के सीमाओं के भीतर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तु और सेवाओं का एक मौद्रिक मूल्य है। मतलब ये कह सकते हैं किसी भी देश में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित की गई समस्त वस्तु और सेवाओं का जो भी मौद्रिक मूल्य है उसे हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट करने के लिए CSO का निर्माण किया गया जो उसको कैलकुलेट करता है। राष्ट्रीय आय को कैलकुलेटिंग के जो मेथड्स हैं उसमें हमारा इनकम मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड है, वैल्यू एडेड मेथड जिसे हम लोग प्राइस मेथड कहते हैं। तो इसमें ऑल ऑफ अबव मतलब सभी सही हैं, कोई भी इसमें रॉन्ग या कोई गलत नहीं है। तो बेटा मैं समझता हूँ सब जो हैं ऑल इज़ करेक्ट, सभी जो हैं इसमें सही हैं, गलत नहीं है, ऑल इज़ द करेक्ट, ठीक है। प्राइस मेथड से हम किसी भी पार्ट पे उसको देख पाते हैं कि किस तरह से वो कर पा रहे हैं। पाई मेथड होता है, पाई का शॉर्ट टर्म ही मैंने बताया कि प्राइस हो गया, इनकम हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, और इन मेथड से भी हम क्या करते हैं, उनकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, इन वैल्यू को अच्छे से समझ पाते हैं। तो मैं समझता हूँ बेटा आज का जो सेशन है वो हमारा यहीं पे मैं फिनिश करता हूँ, और आज का सेशन मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ओके, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बेटा। Subscribe now
and press the bell icon. Never miss an update.